जो आज हम देखते हैं कि प्रत्येक ज़िले में हमारा ये एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति जो संस्थान है लगभग सभी ज़िलों में है भारत में। ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे एस्टेब्लिशमेंट में? मतलब जो साउथ के जो टेम्पल्स हैं मंदिर, वो हमारे नॉर्थ के मंदिर से कैसे डिफर है? सबसे पहले जो फांसी दी गई, यदि हरियाणा की रियासतों में हम बात करें तो झज्जर के नवाब को दी गई थी। 5 साल के लागू की गई थी, जिसमें क्या था कि एक भूमि के टुकड़े को बोली लगाई जाती थी, नीलामी की जाती थी उसकी। अदर देन धर्म को प्रमोट करना, वो तो ठीक है, वो तो सबको पता है कि धार्मिक स्थान है तो धर्म को प्रमोट करेंगे जी। इसके अलावा क्या योगदान हो सकता है? मेकमिन सर, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बैठिए। थैंक यू मैम। क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी? मैम मॉडर्न है। मॉडर्न, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ पढ़ा के दिखाओ हमें, तो क्या पढ़ाना लाइक करोगे आप? जी मैम, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियाँ में अच्छे से पढ़ाऊंगी जी मैम। फेवरेट है आपका? फेवरेट तो मैम, मैं इतिहास की स्टूडेंट हूँ तो मुझे अच्छा ठीक ही लगता है सब कुछ। पढ़ाई फिर जैसा कि पिछली क्लासों में हमने देखा है कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो कंपनी है वो भारत में आती है व्यापारिक उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे करके वो यहाँ पे भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी मतलब हमारे संसाधनों पे अधिकार करना शुरू कर देती है। फिर जब जैसे ही उनके हाथ में हमारे दीवानी अधिकार आते हैं तो कंपनी को लगता है कि किस प्रकार से हम उसको मतलब वसूली करें, वो किस प्रकार से अधिक आय हम भारतीयों से प्राप्त करें, कैसे हम उसको मतलब अधिक से अधिक वसूली कर सकते हैं और औपनिवेशिक हितों की पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए वो क्या है, नीतियां बनाते हैं। तो उन नीतियों में हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रमुख रूप से पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया जाता है, लेकिन बाद में जो है व्यवस्थित रूप से जो है प्रमुख रूप से 3 नीतियां हमारे भारत में लागू की गई थी, जिनमें एक तो स्थायी बंदोबस्त देखते हैं, दूसरा रेतवाड़ी बंदोबस्त देखते हैं और तीसरा है वो महलवाड़ी बंदोबस्त है। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे, बैकग्राउंड में देखें तो पंचशाला बंदोबस्त है। पंचशाला बंदोबस्त में क्या हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग्स नाम से अधिकारी हुए हैं कंपनी के और गवर्नर भी हुए हैं, जो जिन्होंने बाद में जाके 1773 के एक्ट के तहत जिनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इन्होंने सबसे पहले पंचशाला बंदोबस्त को लागू किया था। पंचशाला बंदोबस्त में क्या था कि कोई भी व्यवस्था है वो 5 साल के लागू की गई थी, जिसमें क्या था कि एक भूमि के टुकड़े को बोली लगाई जाती थी, नीलामी की जाती थी उसकी, कि जो भी व्यक्ति, जो भी ठेकेदार उस भूमि का सबसे ज्यादा हमें कर वसूल करके देगा, हम उसे ही देंगे। तो वो व्यवस्था शुरू में 5 साल के लिए चलती है, बाद में जब ये सफल होती हुई नहीं दिखाई देती है तो इसे 1 साल का किया जाता है। जैसे ही भारत में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, उसके बाद में उन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इसे स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो लगान की दरें थी वो निश्चित कर दी गई थी, समय है वो निश्चित कर दिया गया था, तो इस वजह से इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त के हम देखेंगे उद्देश्य क्या थे, प्रमुख रूप से क्यों इसे लागू किया गया था। इसके पीछे प्रमुख रूप से हम ये देखते हैं कि औपनिवेशिक हित जो थे प्रमुख रूप से वो ही उनको ही पूरा करना था, बाकी तो और सब सब्सिडी थे, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखें। बैठिए जी। इसके अलावा और क्या आपका, अगर मैं और कोई क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया का पूछना चाहूँ तो क्या फेवरेट है आपका जिसमें से मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? नेट क्लियर है आपका? जी मैम। पीएचडी जेआरएफ भी है जी मैम। पीएचडी कर रहे हो? मैम अभी एनरोल हुआ ही है, कोर्स वर्क अभी बाकी है। अच्छा, एनरोल करवा ली है? हाँ जी। तो क्या टॉपिक पर एनरोल करवाया? अभी मैम टॉपिक पे वैसे तो गाइड की तरफ से तो डिसाइड नहीं हुआ है, बट मैंने थोड़ा सा इस पे विचार किया हुआ है। सोचा होगा, क्या सोचा? मैम जैसे शेखावाटी के जो धार्मिक स्थल हैं उनका पर्यटन में क्या योगदान है, वहाँ के मतलब स्थानीय पर्यटन में क्या क्या योगदान है, उस पे मेरा फोकस ज्यादा है। धार्मिक स्थान? हाँ, धार्मिक स्थान का कैसा योगदान हो सकता है मैम? वर्तमान में अदर देन धर्म को प्रमोट करना, हाँ वो तो ठीक है, वो तो सबको पता है कि धार्मिक स्थान है तो धर्म को प्रमोट करेंगे जी। इसके अलावा क्या योगदान हो सकता है मैम? इसके अलावा सबसे प्रमुख आपने वो जो आपका पीएचडी का है उसमें कुछ वो बनाई होगी ना प्लान कि मैं ये चीज इसमें हाईलाइट करूंगी? हाँ मैम, इस पे ज्यादा काम मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन मैंने प्रयास, मैं जिस पे इंसान सोच के ही बना लेता है ना जी मैम। अदर देन धार्मिक छोड़ दो, वो तो पक्का ये कि धार्मिक स्थान है तो धर्म को प्रमोट करेंगे, इसके अलावा क्या प्रमोट करेंगे?
हाँ मैम, मैं बताने का प्रयास करती हूँ। मैम, इसमें मैंने ये विचार किया हुआ है कि जैसे वर्तमान में जो पर्यटन एक उद्योग के रूप में है और उभर भी रहा है दिन प्रतिदिन, तो हमारे स्थानीय जो लोग हैं वो जब हमारे धार्मिक स्थलों को प्रमोट किया जाएगा सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो वो क्या है कि बाहरी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे और आकर्षित करेंगे तो उससे आमदनी बढ़ेगी। आमदनी वहीं वहाँ के जैसे कोई भी मतलब स्थानीय कर्मचारी हैं, हस्तशिल्प वाले हैं और भी बहुत सारे अलग अलग जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। सबसे प्रमुख तो यही है मैम। और दूसरा जो है एक सांस्कृतिक बढ़ावा इससे मिलता है कि भाई अपन जब हमारे धार्मिक स्थल वहाँ के शेखावाटी के जब प्रसिद्ध होंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा तो फिर आसपास वाले लोग देखने आएंगे उसे। एक तरह से कल्चरल बोले तो मैम वहाँ की वो हाँ अंतर संबंधता बढ़ेगी एक दूसरे क्षेत्रों से। मिलेगा। जी मैम। आप इतिहास की स्टूडेंट हैं तो हरियाणा के इतिहास में भी जानकारी रखती होंगी। भारत के अंदर पहला इक्ता कौन सा हुआ है? जी सर, एक बार फिर का दोहराएंगे। पहला इक्ता प्रणाली आपने सुनी होगी। जी सर। तो भारत का पहला इक्ता आप बता सकते हो मेरे को? सर रिकॉल कर लो, एक मिनट, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप तो हरियाणा में फिर आप कौन सा मतलब इतिहास में जी सर। टॉपिक आपने पढ़ा हो अच्छे से? हरियाणा स्पोर्ट्स, हरियाणा के खिलाड़ियों को सुनते होंगे आप। जी सर, सुनते हैं। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक में जी सर। गोल्ड मेडल लेके आए थे जैवलिन थ्रोवर। जी उनका सर। नाम बता सकते हो मेरे को? जी सर, नीरज चोपड़ा है वो। कहाँ से javelin बिलोंग throw करते के। हैं? सर वो पानीपत में सर। पानीपत से। रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। ठीक है। 1857 की क्रांति में जी सर। राजा नाहर सिंह का नाम आपने सुना? सुना है सर। बहादुर शाह जफर के संरक्षक थे वो। तो उनको फांसी कहाँ दी गई थी? सॉरी सर। ठीक है, तो इनको फांसी दी गई थी लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक में। जी सर। और सबसे पहले जो फांसी दी गई, यदि हरियाणा की रियासतों में हम बात करें तो झज्जर के नवाब को दी गई थी। उसके बाद राजा नाहर सिंह को, फिर फर्रुखनगर के नवाब को। ठीक है, क्योंकि सभी क्रांतिकारियों का जो मुकदमा है आपको पता ही होगा कि वो लाल किले के अंदर ही चलाया गया था। पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप? सर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर। अच्छा, अजमेर में। जी सर। अजमेर में किसी ब्रिटिश गवर्नर जनरल या जो हमारे वाइसरॉय हुए उन्होंने भी कोई कॉलेज वगैरह स्थापित किया गया? सर लॉर्ड मेयो के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे कॉलेज है। बाकी लॉर्ड मेयो का उसमें कोई योगदान नहीं है बनाने, बट उनके नाम से है। उनके नाम से? जी सर, लॉर्ड अच्छा मेयो अच्छा कॉलेज। अच्छा। तो आप प्राइमरी सोर्सेस कौन कौन से यूज करेंगे अपने पीएचडी के दौरान? प्राइमरी सोर्सेस सर बीकानेर संग्रहालय है हमारे एक तो वहाँ पे मुझे विजिट करना होगा। और दूसरा हमारे झुंझुनू में भी सर थोड़ा सा है, मतलब जो एक म्यूजियम टाइप है वहाँ पे, जहाँ पे ना हमें थोड़ा देखने को मिलता है ये हमारे संग्रहालय, मतलब उसमें ना पुराने झुंझुनू से संबंधित जो भी किले हैं और जो भी पर्यटन स्थल हैं और जो भी धार्मिक स्थल है उनसे संबंधित बुक्स मिलती हैं। और साथ में वहाँ पे और भी है सर म्यूजियम का है उसमें। जी सर, अभी जी सर। लेकिन और हो गया आपका एनरोल हो चुका है? मैम ज्वाइनिंग एनरोल हो चुका है ना पीएचडी के लिए? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एनईपी जो अभी हमारी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या किस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया है, कितने उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है? हम कहते हैं कि भाई प्राइमरी एजुकेशन को, फिर हम कहते हैं कि जूनियर लेवल पे, फिर हम कहते हैं कि पीजीटी लेवल पे, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे। जी सर। क्या है इनका कैटेगराइजेशन? सर 5+3+3+4 +4। जी सर। ठीक है, कौन है इसके डेस्क? के कस्तूरी रंगन सर। के कस्तूरी रंगन। जी। अच्छा, जो आज हम देखते हैं कि प्रत्येक जिले में हमारा ये एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति जो संस्थान है, लगभग सभी जिलों में है भारत में। ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे एस्टेब्लिश हुए? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा अच्छा, 1986 है ना? जी अच्छा, सर। चलिए एक क्वेश्चन और आप मुझे बताइए कि जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, है ना, तो एक ऐसा कमीशन हमारा था जो विशेष तौर पे हायर एजुकेशन को लेकर ही बना था। कौन सा कमीशन था?
सर सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग 1917। सैडलर तो माध्यमिक शिक्षा की वकालत करते हैं। सर बताने का प्रयास कर सकते हाँ हैं, हाँ but बिल्कुल confirm बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं, कीजिए बताओ, कीजिए बताओ। प्रयास कीजिए। सर हंटर कमीशन फिर, वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर था। सॉरी सर फिर। ओके, रेले कमीशन, रेले हाँ, कमीशन जी सर। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, है ना? तो आपने जैसे अभी बताया कि धार्मिक स्थलों में आप रुचि रखती हैं, उनसे पीएचडी करना चाहती हैं, तो जो हमारे नॉर्थ इंडिया के कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं, खासतौर से टेम्पल्स, मंदिर, और साउथ इंडिया के, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं? भारत में कितनी शैलियाँ विकसित हुई हैं ऐसे? जी सर मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं उनको मतलब संस्थागत रूप में जब मंदिर आए वो गुप्त काल से माने जाते हैं सर। तो उस काल से मंदिर निर्माण की शैलियाँ विकसित हुई थी। उसमें प्रमुख रूप से हम 3 शैलियाँ देखते हैं सर। एक देखते हैं उसमें सबसे पहली सर नागर शैली हुई थी, दूसरी शैली द्रविड़ शैली और तीसरी बेसर शैली। जिसमें से नागर शैली हम देखते हैं वो उत्तरी भारत में है, वो लगभग हिमालय वाले क्षेत्र से लेके और विंध्याचल के एरिया तक फैली हुई है। और बेसर शैली हम देखते हैं तो वो विंध्याचल से लेके कृष्णा नदी, गोदावरी नदी इस वाले एरिया तक है। और जो द्रविड़ जो शैली है वो दक्षिण में है, इसे कृष्णा गोदावरी से दक्षिण वाले एरिया में, तो वो द्रविड़ शैली है। तो उत्तरी भारत के सर नागर शैली में बने हुए और दक्षिण भारत वाले जो वो द्रविड़ शैली में बने हुए। और ये तो उनका एक क्षेत्रीय विकास हुआ ना ऐसा। जो वास्तुकला होती है, इनको बनाने की जो कला है, उनमें क्या डिफरेंस होगा बेसिकली? मतलब जो साउथ के जो टेम्पल्स हैं, मंदिर, वो हमारे नॉर्थ के मंदिर से कैसे डिफर हैं? भिन्नता क्या होती है उनमें? मैं बताने का प्रयास करती हूँ सर। सर सबसे पहला डिफरेंस तो सर इनमें ये होता है, जैसे जो उत्तरी भारत के मंदिर हैं वो आकार में थोड़े छोटे हैं और दक्षिण भारत वाले मंदिर हैं उनका आकार थोड़ा विशाल है। और इनका जैसे उत्तरी भारत वाले मंदिर हैं इनमें गोपुरम जैसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, वो मतलब, और दक्षिण भारत में गोपुरम पाए जाते हैं मंदिरों में। और ये क्या होता है गोपुरम? सर गोपुरम जैसे दक्षिण में जो द्रविड़ शैली है उसमें मंदिरों के जो दरवाजे होते थे वो मंदिर के आकार से भी बड़े होते थे लगभग। तो फिर तोरण और मंडप क्या होते थे? तोरण किसे बोलते हैं? मंदिर का कौन सा भाग है जो तोरण कहलाता है? तोरण सर, तो ना, वो भी तो प्रवेश द्वार होता है ना। जी सर सॉरी। तो गोपुरम, मंडप, तो आपने मंदिर का करना है तो ये चीजें, टर्मिनोलॉजी तो आपको जाननी चाहिए, है ना? मैं प्रयास करूंगी आगे, क्योंकि अभी मैम करना है मुझे आगे, इस हाँ, पे नहीं, काम करना है। बहुत कुछ पता चलेगा अभी जी जब आप, मैम। अभी तो आपने शुरुआत की है, जी मैम। जब पढ़ोगे। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है, टॉपिक इज जी। वेरी गुड। और Thank you, ma'am. अच्छा, विवेश की कामयाब हो तो बहुत अच्छा बना सकते हो उसको। कई चीजें हैं इसमें, बहुत कुछ फैक्टर्स आएंगे मंदिरों के। तो इसमें आप ये भी थोड़ा सा देखा करें कि सामने वाला जो पूछ रहा है आपसे तो क्या उसकी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैसे मैंने आपसे बोला कि टोक्यो ओलंपिक में और पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता, आपने नीरज चोपड़ा का, आपको रोकना चाहिए था मेरे को। ओलंपिक में तो सर गोल्ड जीता ही नहीं, उन्होंने रजत जीता है। मतलब आप जब अच्छे से सुनेंगे तभी तो बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे ना उसका, जी सर। ना? नॉलेज क्योंकि सामने वाला ये भी जानबूझ के जानना चाह रहा है ना कि भाई नॉलेज आपको पता है कि नहीं ये पता? सामने वाले को रोक रहा है क्या, है ना? जी सर। जैसे आप सर- टीचिंग भी कर रहे थे ना, नॉलेज अच्छी है फैक्चुअली, लेकिन टीचिंग में एक ठहराव आना चाहिए, है ना? जितने टीचिंग में ठहराव के साथ आप टीच कराएंगे ना तो उतना अच्छा रहेगा। टीच भी कर रहे हो कहीं? कहीं जी टीच मैम। करते हो, पढ़ाते हो कहीं? मैम पहले विद्या संबल में काम किया था, अच्छा, अब अब भी स्टडी और पीएचडी साथ में। वो तो जेआरएफ है आपका? जी मैम। जेआरएफ है, जी मैम। फिर वो तो जेआरएफ मिलता होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैम, अभी जैसे हाँ, टीच किया ना बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा ठहराव के साथ आप किया करें। सर मैं फ्लोली हाँ, फ्लोली है ना, थोड़ा चीज़ है, जी सर, बाकी मैं अच्छा है, बहुत बढ़िया है आपका, है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, वो नॉलेज अच्छा है आपका और बढ़िया है। एवरीथिंग इज गुड। थोड़ा सा थैंक यू मैम। कर लो, ये रहता है बेसिकली, हो जाएगा। आप अच्छे से काम करेंगे ना, नेक्स्ट हाँ। वीक 10-12 दिन अभी आपके हाँ इंटरव्यू जी के सर। हैं तो बहुत बढ़िया और होगा। अच्छी तरह से तैयारी कर लो। और आप जी। क्योंकि देखिए, जैसे कि आपको बताया कि आप राजस्थान से शायद हैं, जी सर। और शेखावटी से ही पता हाँ, चल गया सर, था कि मेरे को- राजस्थान। सर इसीलिए मैं सर को रोक नहीं पाई क्योंकि मुझे आइडिया इस हरियाणा के बारे में थोड़ा कम है ये नहीं सर। बोल सकते ना वहाँ पे। हाँ पर वहाँ तो नहीं वो तो बोलेंगे करना सर। पड़ेगा ना, जब हाँ करेंगे। तो फिर हरियाणा के बारे में तो जानकारी हरियाणा के जरूरी बच्चों को है। पढ़ाएंगे आप तो हरियाणा की समझ तो आपको होनी चाहिए। जी सर। मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन मेन बेसिक काम। बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कर रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भूल जा रहे हैं तो थोड़ा सा। प्रयास कर रहे हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, बेस्ट विशेस। ओके, बेस्ट। थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।